एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद फिनोलॉजी। आई एम हिमांशी एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स फॉर 2022, जिसे हम बाइफरकेट करते हैं अंडर वेरियस कैटेगरीज ऑफ अपॉइंटमेंट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, जैसी कई और कैटेगरीज। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि कोई भी न्यूज मिस नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी है अपॉइंटमेंट्स की, जिसमें सबसे पहले अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि हाईएस्ट पोजीशन होती है जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट की। ये अपॉइंटमेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 50th CGI है। ये अब है जस्टिस DY चंद्रचूड़, जिनका टेन्योर थोड़ा सा ज्यादा होगा, करीब 2 साल का, और इनका रिटायरमेंट होगा 2024 में। नेक्स्ट है अबाउट द फीफा प्रेसिडेंट, क्योंकि अब वर्ल्ड कप हो रहे हैं, इसलिए इनका अपॉइंटमेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपॉइंट हो चुके हैं मिस्टर जियानी इन्फांतो फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टाइम, और अब इनका टेन्योर चलेगा करीब 4 साल और के लिए। नेक्स्ट अबाउट मिस्टर शरद कामल, जो कि इंडिया के स्टार टेनिस प्लेयर हैं। ये बन चुके हैं पहले इंडियन प्लेयर टू गेट इलेक्टेड टू द एथलीट्स कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जो कि एक गवर्निंग बॉडी है ऑफ टेबल टेनिस इन द वर्ल्ड। फिर है न्यू आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, जो कि अपॉइंट हो चुके हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर आसिम मुनीर, एंड ही विल बी रिप्लेसिंग जनरल कामर जावेद बाजवा। फिर कुछ वर्ल्ड के लीडर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली फीमेल है। ये है अब नताशा पिर्क मुसार। फिर नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये री इलेक्ट हो चुके हैं फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम, मिस्टर शेर बहादुर देओबा। नेक्स्ट अबाउट ब्राजील के नए प्रेसिडेंट, जो कि अब है लूला देल सेल्वा, जिन्होंने जैर बोल्सोनारो को डिफीट किया। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी री इलेक्ट हुए हैं, ये है कासिम जोमार्ट तोकायेव। एंड लास्टली अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, जो कि अब है बेंजामिन नेतान्याहू, जो फिर से री इलेक्ट हो चुके हैं। अब इन कुछ अवार्ड्स का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिनमें से सबसे पहले है स्कॉच अवार्ड। ये उन लोगों को दिया जाता है जो सोसाइटी को और बेहतर करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेते हैं। इस बार ये दिया गया टू द लक्ष्मीर भंडार स्कीम ऑफ वेस्ट बंगाल। इस स्कीम के तहत घर की जो वुमेन हेड्स होती हैं, उन्हें बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि ये एक बहुत अच्छा एफर्ट है टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। ये दिया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसे कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर। इंडिया से ये इस बार दिया गया पूर्णिमा देवी बर्मान को, जो कि इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट भी है। इनके अलावा ये कुछ और भी रेसिपिएंट्स हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। फिर है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। ये दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये उन्हें दिया जाता है जिन्होंने एक्सीलेंटली परफॉर्म किया है इन द डोमेन ऑफ स्पोर्ट्स। अब इसे कई कैटेगरीज में प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अवार्ड, जिनके कुछ रेसिपिएंट्स यहाँ मेंशन्ड है। नेक्स्ट है गांधी मंडेला अवार्ड। ये उन्हें दिया जाता है जो गांधी जी और नेल्सन मंडेला की पर्सनालिटीज की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये वो लोगों को दिया जाता है जो पीस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स या इनोवेशन के डोमेन में बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इस साल ये दिया गया टू द 14th दलाई लामा। फिर है नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड, जो दिया जाता है अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज। जैसे लैंड एडवेंचर में दिया गया टू मिस नैना धाकर, वाटर एडवेंचर टू श्री शुभम धनंजय, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल। इस सेशन में हमने जितने भी इवेंट्स और न्यूज कवर किए हैं वो काफी कंसाइज फॉर्मेट में हैं, और अगर आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको डिटेल्ड और इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन चाहिए, देन यू कैन चेक आउट आवर कोर्स हियर, जिसके साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड होती है, जहां हमने डिटेल्ड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए हैं इन सभी इवेंट्स की। इसके लिए यू कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू चेक आउट आवर ऑफर पेज। आगे हम देखते हैं कुछ रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग के बारे में। सबसे पहले है पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट के बारे में, जो रिलीज की जाती है फोर्ब्स एशिया के द्वारा, जिसके अंडर टॉप 20 मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन के बारे में बताया गया है, जिनमें से 3 इंडियन वुमेन भी है, जैसे कि गजल अलग, सोमा मंडल और नमिता थापड़। फिर हम बात करें QS एशिया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में, जिसमें एशिया और इंडिया की यूनिवर्सिटीज को रैंक किया जाता है, जिसमें टॉप 200 में कई इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें सबसे अच्छी है IIT बॉम्बे, जिसका रैंक है 40th, फॉलोड बाय IIT दिल्ली एंड IISc बेंगलुरु। पर अगर एशिया लेवल की बात करें तो चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी रही। फिर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अब हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के बारे में, जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ 2022। तो इस रिपोर्ट की माने तो आने वाले साल में 2023 में इंडिया बनने वाला है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जिसके तहत अब हम चाइना को सरपास करने जा रहे हैं। पहले हम चाइना को 2027 में सरपास करने जा रहे थे, पर अब हम इसे 2023 में ही करने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड पॉपुलेशन 2030 तक 8.5 बिलियन होगी और 21वीं सदी के अंत तक 10.4 बिलियन।
वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एवरेज फर्टिलिटी और ग्लोबल फर्टिलिटी एक्चुअली डिक्लाइन करने जा रही है। फिर हम नेक्स्ट देखें ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग के बारे में, जिसे रिलीज किया जाता है यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। तो 77% अप्रूवल रेट के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी अब भी हैं वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर। ही हैज बीन फॉलोड बाय मैक्सिकन प्रेसिडेंट आंद्रेस मैनुअल लोपेज एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। इसे प्रिपेयर किया जाता है यूएस बेस्ड पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें ये स्टेट के यानी कंट्री के रेडीनेस के बारे में बताते हैं, जिसे जज किया जाता है 4 एरियाज में: टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। इसके अकॉर्डिंग ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया का रैंक रहा 61st और ग्लोबली यूएसए ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, फॉलोड बाय सिंगापुर एंड स्वीडन। एंड लास्टली अबाउट द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसे रिलीज किया जाता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा, जिसमें ये कंट्रीज क्लाइमेट चेंज के लिए रेडी है या नहीं ये पता चलता है। इंडिया का इसमें रैंक रहा 8th आउट ऑफ 63 कंट्रीज, जिसमें कई इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है डिवाइडेड अंडर 4 कैटेगरीज, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज या क्लाइमेट पॉलिसी। ग्लोबल लेवल में किसी भी कंट्री ने 1st, 2nd या 3rd का स्थान नहीं प्राप्त किया है, तो इस वजह से डेनमार्क वॉज रैंक्ड 4th फॉलोड बाय स्वीडन। अब है स्पोर्ट्स कैटेगरी की बारी, जहां आपको मुझे बताना है कि ऐसे कौन से फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप्स में स्कोर किया हो। द करेक्ट आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो बिलोंग करते हैं टू द कंट्री ऑफ पोर्टुगल। अब क्योंकि हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, देन लेट्स टॉक अबाउट द फीफा वर्ल्ड कप जो ऑनगोइंग है। ये पहली बार है कि कतर में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि पहली बार है अगेन कि किसी अरब कंट्री में इसे ऑर्गेनाइज किया गया, और दूसरी बार इन एशिया। इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई अल बायत स्टेडियम में, जिसका फाइनल्स होगा लसैल स्टेडियम में, जिसका मैस्कॉट है लाएब यानी कि सुपर स्किल्ड प्लेयर, जिसकी बॉल को एक्सक्लूसिवली बनाया गया है विद वाटर बेस्ड इंक एंड ग्लूज, जिसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे सक्सेसफुल टीम रही है ब्राजील की अब तक। अब इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप की हम बात करें तो ये घिरा हुआ है बाय वेरियस कंट्रोवर्सीज बिकॉज ऑफ इट्स बैन ऑन अल्कोहल कंजम्पशन, LGBTQ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ एलिश ब्राइबरी स्कैंडल एज वेल। नेक्स्ट हम बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिकेट रिलेटेड स्पोर्ट इवेंट है, जो कि एक इन हाउस यानी कि डोमेस्टिक T20 चैंपियनशिप है। इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है BCCI के द्वारा अमंग द रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स, which is named after the former टेस्ट क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली। इसके फाइनल्स हुए कोलकाता में, जिसमें हिमाचल प्रदेश को डिफीट करते हुए मुंबई ने इस ट्रॉफी को हासिल किया। अगला है एशियन स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप्स। ये काफी हिस्टोरिक और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये पहली बार है कि इंडियन मेंस टीम ने यहाँ गोल्ड मेडल जीता। वी डिफीटेड द टीम ऑफ कुवैत। दिस टीम वॉज लेड बाय सौरव गोसार और ये इवेंट हुआ था साउथ कोरिया में। अब बात की जाए T20 वर्ल्ड कप 2022 के बारे में, तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जिसके फाइनल्स हुए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। इस बार के विनर्स रहे इंग्लैंड, जिन्होंने पाकिस्तान को डिफीट किया। ओवरऑल जॉस बटलर वॉज नेम्ड द कैप्टन ऑफ T20 वर्ल्ड कप। प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया सैम क्यूरन को। मोस्ट रन स्कोर किए गए थे विराट कोहली के द्वारा और मोस्ट विकेट्स बाय वनिंदु हसरंगा। नेक्स्ट है एशियन कप टेबल टेनिस के बारे में, जो कि एक एनुअल टेबल टेनिस कंपटीशन है जिसे ITTF और ATTU ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका पहला एडिशन 1983 में हुआ। इसके रीसेंट चैंपियंस मेन एंड वुमेन कैटेगरी में रहे जापान और चाइना से, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया से मनिका बत्रा यहाँ बनी पहली इंडियन जो सेमीफाइनल्स तक पहुंची और जिन्होंने मेडल जीता। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया के लिए बाय डिफीटिंग हिना हियाता ऑफ जापान। एंड लास्टली अबाउट द 15th एशियन एयर गन चैंपियनशिप जो हुई साउथ कोरिया में। यहाँ इंडिया ने 28 में से 25 गोल्ड मेडल जीते, जिनके विनर्स रहे सांगवान एंड विजयवीर सिद्धू जैसे डुओज, और इनके अलावा मनु भाकर, सम्राट राणा, शिवा निर्वाण जैसे कई और विनर्स भी रहे। अब कुछ बुक्स एंड ऑथर्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसे रिलीज किया गया बाय श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है ऑफ इंडिया। इस बुक में इंडिया की डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में बताया गया है, जो हमारी इस पूरी सिविलाइजेशन से हमें मिले हैं। फिर है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। इसे लॉन्च किया गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा, पर लिखा गया है गौतम बोरा जी के द्वारा, जहां ये कई एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, एक्शन, एडवेंचर, रोमांस और पैशन। फिर है द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री। इसे लिखा गया है बाय अ ब्रिटिश हिस्टोरियन साइमन सेबैक, जहां ये बात करते हैं उन फैमिलीज के बारे में जिन्होंने ह्यूमन काइंड को शेप किया है, जैसे कि मुगल्स, हैब्सबर्ग्स, चर्चिल्स एक्सेट्रा। फिर है विनिंग द इनर बैटल। ये लिखी गई है शेन वॉटसन के द्वारा, जिन्हें आप जानते हैं एज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स।
ये बुक इन्होंने लिखी है अबाउट द मेंटल बैलेंस, यानी कि मेंटल साइड ऑफ द गेम, जिसके बारे में हम में से काफी लोग नहीं जानते। देन E.K. जानकी अम्माल, लाइफ एंड साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसे लिखा गया है निर्मला जेम्स के द्वारा, जो कि एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। इन्होंने ये किताब लिखी है अबाउट इंडियाज फर्स्ट वुमेन बॉटनिस्ट, जो थी E.K. जानकी अम्माल। एंड लास्टली न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, ये लिखा गया है फ्रेंच ऑथर रेने नाबा के द्वारा, जिन्होंने न्यूक्लियर इमरजेंसी के बारे में डिस्कस किया है और एक रिलेशनशिप भी डिस्कस किया है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। आगे हम बढ़ते हैं नेशनल न्यूज कैटेगरी के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। ग्रीन बॉन्ड्स ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे आप रिन्यूएबल एनर्जी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू हमारे नेशनली डिटरमाइंड कुछ कमिटमेंट्स हैं, जिसके लिए हमने पंचामृत भी डिक्लेयर कर रखा है, तो इन कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमने ग्रीन बॉन्ड्स का रास्ता चुना है। और इसलिए रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हमारा नया और पहला फ्रेमवर्क अनाउंस हुआ है फॉर दी ग्रीन बॉन्ड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो 2013 में अनाउंस किया गया था या लाया गया था, जिससे 2 फिंगर टेस्ट को इलीगल बताया गया। बट रिसेंटली 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे इलीगल ही नहीं बल्कि कंप्लीटली बैन कर दिया है, यानी कि अब 2 फिंगर टेस्ट कंप्लीटली बैन्ड है, क्योंकि इसकी कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, रादर इट री ट्रॉमेटाइजेस द वुमेन। नेक्स्ट आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में सुना होगा, बट रिसेंटली स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को अनवील किया गया है। ये एक 108 फीट ऊंचा ब्रॉन्ज स्टैच्यू है ऑफ श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। ये वो है जिन्होंने कर्नाटका की कैपिटल बैंगलोर को एस्टैब्लिश किया, इसे फोर्टिफाई भी किया, और ये वो है जो विजयनगर एम्पायर के चीफटेन भी रह चुके हैं, जिनका अब आपको स्टैच्यू मिलेगा कर्नाटका में। नेक्स्ट है मानगढ़ धाम मॉन्यूमेंट। ये भील कम्युनिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 1913 में यहाँ ओपन फायर किया था, जिससे करीब 1500 ट्राइबल्स की डेथ हुई थी। तो इनके सैक्रिफाइस को ऑनर करते हुए इस मॉन्यूमेंट को अब नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसे डिक्लेयर किया जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बाय द नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगला है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ EWS कोटा। जो 1992 का इंदिरा सोनी केस था, वहां कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस की बात की गई थी, जिसके तहत SC, ST और OBCs को रिजर्वेशन दी जाती है, जो ऑलरेडी करीब 49.5% है। अब मंडल कमीशन के अनुसार 50% से ज्यादा रिजर्वेशंस नहीं होनी चाहिए, फिर भी EWS कोटा को रिजर्वेशन दे दिया गया है। पर ये कैसे? देखिए, जो EWS है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोग हैं, यानी कि इस कैटेगरी को मॉनेटरी बेसिस में क्रिएट किया गया है। ये वो कैटेगरी है जिनकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम लेस देन 8 लाख है, जिन्हें 103rd अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था। अब क्योंकि ये मॉनेटरी बेस्ड क्रिएटेड कैटेगरी है, इसलिए इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया है। आगे बात है इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज के बारे में, जो शुरू होगा फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़। इससे इंडियन इनलैंड वाटरवेज को काफी ज्यादा पुश मिलेगा। इस क्रूज का नाम है गंगा विलास क्रूज, जो अब बन जाएगा सिंगल लार्जेस्ट रिवर जर्नी टू बी कंप्लीटेड बाय अ सिंगल रिवर शिप। एंड लास्टली अबाउट इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया विक्रम S रॉकेट। इस रॉकेट की खास बात यह है कि ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, जिसे बनाया गया है हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप के द्वारा, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इस मिशन का नाम है प्रारंभ, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कार्बन कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर या 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए। इसकी प्रेसिडेंसी हर महीने रोटेट होती है। पिछले महीने ये थी विद गैबॉन, और इसे पास ऑन कर दिया गया है टू द कंट्री ऑफ घाना, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। ये तीसरी बार है कि घाना ने इसकी प्रेसिडेंसी संभाली है, बीइंग अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं USA की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के बारे में, जो कि एक सेमी एनुअल रिपोर्ट है, जिसके तहत ये 20 टॉप ट्रेडिंग कंट्रीज की करेंसी की मॉनिटरिंग करते हैं। अब अगर आपकी कंट्री इस पर्टिकुलर लिस्ट में आती है, इसका मतलब ये है दैट यू आर कंसिडर्ड एज अ करेंसी मैनिपुलेटर, यानी आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं ट्रेड एडवांटेज लेने के लिए। अब न्यूज ये है कि इंडिया इस लिस्ट का हिस्सा हुआ करता था, बट रिसेंटली इसे रिमूव कर लिया गया है, यानी कि अब हम कोई भी रोबस्ट मेजर्स ले सकते हैं अपनी करेंसी या फिर इस एक्सचेंज रेट को और बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आसियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में। क्या लगता है आपको, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं? देखिए, सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप, पर्टिकुलरली जिसका इंडिया मेंबर है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर बॉडी का इंडिया मेंबर नहीं है, क्योंकि ये एक साउथ ईस्ट एशियन रीजनल ग्रुपिंग है।
अब न्यूज़ ये है कि इस पर्टिकुलर मेंबरशिप में अब एक नई एडिशन हुई है। यह है ईस्ट तिमोर की, जो करीब 20 साल बाद का एडिशन है। इसके पहले कंबोडिया हुआ था 20 साल पहले। इसकी सेक्रेटेरिएट है जकार्ता में, जिसके प्रेजेंट चेयरमैन है इंडोनेशिया। अब फाइनली हम आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी में, जो कि है इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 26 नवंबर, क्योंकि इसी दिन हमने अडॉप्ट किया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बैक इन द ईयर 1949। फिर है नेशनल मिल्क डे, जिसे सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑन 26 नवंबर। फिर है शहीदी दिवस, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 24 नवंबर ऑन द मार्टियरडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, नॉट द नेशनल चिल्ड्रंस डे। इसे ऑब्जर्व करते हैं ऑन 20th ऑफ नवंबर टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट टुगेदरनेस एंड अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन। इस बार की थीम थी इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। नेक्स्ट है नेशनल प्रेस डे, टू मार्क द प्रेजेंस ऑफ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस इन इंडिया। इस बार की थीम थी द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग। इसे ऑब्जर्व किया जाता है 16 नवंबर को। फिर है जनजातीय गौरव दिवस। इसके थ्रू हम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स जैसे बिरसा मुंडा को ऑनर करते हैं ऑन 15th ऑफ नवंबर। देन अबाउट द नेशनल एजुकेशन डे, इस दिन हम एक्नॉलेज करते हैं एंड ऑनर करते हैं मौलाना आजाद कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम। इस बार की थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। Then on November 9th, we observe the National Legal Service Day to celebrate the commencement of Legal Services Authority Act of 1987. And lastly, about the C.V. Raman Day on November 7th, on the birth anniversary of C.V. Raman, जो कि इंडिया के one of the greatest scientists थे। तो इन सारी कैटेगरीज को कवर करते हुए फाइनली दिस इज वेरी कंक्लूड आवर सेशन। जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए, क्या लगता है इस पूरी ड्यूरेशन में हमने आज कितने न्यूज और इवेंट्स को कवर किया हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Till then, keep learning and I shall see you in the next one.